हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 3। 2 यूनिट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कर दिया आपके 36 मार्क्स कंफर्म। अब प्लस 18 का जो ये चैप्टर है, अब हो जाएंगे आपके टोटल 54 मार्क्स इस चैप्टर के अंदर भी कंफर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आता है बीसीसीआई क्या था, जो यूके का था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बीसीसीआई क्या था। इसकी फुल फॉर्म थी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। इसको किसने फाउंड करा था? 1972 में आगा हसन अबेदी ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लंदन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ऑपरेटेड ओवर 70 कंट्री विद मोर देन 400 ब्रांच। ये टोटल 70 कंट्रीज़ के अंदर था ये बैंक। और इस बैंक की कितनी ब्रांचेस थी? 400 से भी ज़्यादा ब्रांचेस थी। और इसको क्या बोला जाता है? बैंक ऑफ क्रूक्स एंड क्रिमिनल इंटरनेशनल। ये इस वजह से इसको क्यों बोला जाता है, इसको ये निकनेम दिया गया है क्योंकि जो इसके अंदर फ्रॉड होते थे, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उस चक्कर में इसको ये निकनेम दिया गया है। अब इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था? तो 1991 के अंदर बीसीसीआई शट डाउन हो गया था, बंद हो गया था, क्योंकि इसके अंदर $20 बिलियन का क्या हुआ था? फ्रॉड हुआ था। ठीक है, और उस फ्रॉड के अंदर बैंक का क्या पता लगा था कि बैंक किस किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है? मनी लॉन्ड्रिंग में। टेररिस्ट को ये बैंक फाइनेंस कर रहा था। और ऑफिशियल्स जो थे इसके, वो ब्राइबरी ले रहे थे, यानी रिश्वत ले रहे थे। और इसने लीगल लोन्स दे रखे थे और अपनी अकाउंटिंग भी झूठी दिखा रखी थी। तो ये इसको बैंकिंग की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है एक तरीके से। ठीक है ना। गवर्नेंस फेलियर इसके अंदर क्या थे बीसीसीआई के अंदर? सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बीसीसीआई जो था वो कॉम्प्लेक्स वेब की तरीके से काम करता था। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज को ये क्या करता था? लोन देता था, जिसकी वजह से क्या था? बड़ा मुश्किल था ट्रेस करना कि इसकी असली ट्रांजैक्शन कौन सी और फेक ट्रांजैक्शन कौन सी, क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस थी और अलग अलग कंट्रीज़ में काम करता था। तो इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इसकी कोई प्रॉपर ओवरसाइट नहीं थी, कोई इसके अंदर बोर्ड का स्ट्रक्चर नहीं था, ना ही इसके ऑडिटर, कोई इसके अंदर कंपनी के अंदर ऐसे ऑडिटर थे जो इसको चेक करते। और इंटरनल ऑडिटर जो थे वो वीक थे और उन्हीं के साथ मिले हुए थे जितने भी इंटरनल ऑडिटर थे। और इन्होंने बहुत सारे डमी अकाउंट्स बनाए और फेक लोन्स दिए। अलग अलग कंपनीज़ को इन्होंने लोन दिए जो इनकी खुद की इंसाइडर थी, और इन्होंने फेक प्रॉफिट शो करे। ठीक है ना। और रेगुलेटरी आर्बिट्रेज, यानी कि हर कंट्री का अपना अलग अलग कानून होता है। इन्होंने वही कानून के लूप होल्स पकड़ कर हर कंट्री के अंदर जो भी फ़ायदा उठाया जा सकता था, इस बैंक ने उठाया। और इसने बहुत सारी मल्टीपल लेयर्ड ऑफ कंपनी बना दी, जिससे ये अपने जो लोन्स थे और लॉसेस थे उस सब चीज़ को छुपा पाए। ठीक है, और इसका इंटरनल कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा वीक था। जो इंटरनल ऑडिटर थे, ना ही वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग थे और ना ही इसके अंदर विसल ब्लोअर सिस्टम था। और जिन लोगों ने क्या नाम है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसको उन लोगों को इग्नोर कर दिया गया या फिर उन लोगों को चुप करा दिया गया। ऑडिटर की नेग्लिजेंस थी इसके अंदर। मेजर अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस फेल टू डिटेक्ट फ्रॉड ओवर मैनी ईयर्स, यानी इतने सारे प्राइस वाटर हाउस थे जो इसका फ्रॉड इतने सालों तक नहीं पकड़ पाए। और इसके अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा पुअर थे, अच्छे नहीं थे। तो इसके से हमें क्या की लेसन मिलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? सबसे पहले तो ये था नो बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि बोर्ड जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट बोर्ड होगा तो इसी तरीके से स्कैम होते रहेंगे। और दूसरा है कि फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शो करता था। तो हमें जो एक इसके अंदर एक ऑडिट का फंक्शन जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि इस टाइप के स्कैम्स को आसानी से कैच कर ले। और इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी कि डायरेक्टर और मैनेजमेंट जो थी वो क्या नाम है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे थे। वो लोग किसका सोच रहे थे? सिर्फ अपना सोच रहे थे। और मल्टी कंट्री ऑपरेशन था, ये क्या नाम है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहा था, जहाँ जहाँ इसके कानून क्या अलग अलग अप्लाई होते थे इस पर। तो इस चक्कर में भी इसने इस चीज़ का बेनिफिट एक उठा लिया। और इसके अंदर किसी ने इंटरनली विसल ब्लो नहीं करा, यानी कि वो इसके अंदर विसल ब्लोअर पॉलिसीज़ थी नहीं। और इस कंपनी के अंदर किसी ने ये चीज़ लीक करने की कोशिश नहीं की कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो क्या नाम है कंपनी के अंदर विसल ब्लोअर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो कंक्लूजन
हमें क्या मिला कि बीसीसीआई के अंदर क्या गलत हुआ। सबसे पहले तो उसका बोर्ड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक था, दूसरा ऑडिटर्स ने अपनी जॉब ठीक से नहीं करी, और तीसरा था जो भी रेगुलेशन और जो भी इसके अंदर चीज़ें थी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये सारी चीज़ें छुपा कर करते थे। और इसके बाद जो है ग्लोबल रिफॉर्म लाया गया बैंकिंग एंड ऑडिटिंग लॉ के अंदर, ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, रिस्क कंट्रोल को लेकर, क्रॉस बॉर्डर सुपरविजन को लेकर, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क बनाए गए इस स्कैम के पकड़े जाने के बाद। अब अगला आता है रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल कौन था? ये एक ब्रिटिश मीडिया का टाइकून था जो बहुत सारे न्यूज़पेपर का जो है ओनर था, एक तरीके से जो न्यूज़पेपर कंपनी का, ठीक है, जिसके अंदर था सबसे बड़ा न्यूज़पेपर का नाम क्या था? डेली मिरर, ठीक है ना। ही कंट्रोल्ड अ ग्रुप ऑफ कंपनी नोन एज द मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। इसकी एक दो कंपनी थी, एक का नाम था मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और दूसरी थी मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर, ठीक है, दो कंपनी ये चलाता था। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये मैक्सवेल की एक मिस्टीरियस डेथ हो गई जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो बस और जो ये जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 1991 के अंदर, ठीक है। जब इसकी डेथ हुई तो कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड पता लगा, ठीक है ना। और ये क्या कॉर्पोरेट फ्रॉड पता लगा कि उसने जो है 400 मिलियन पाउंड का क्या ले रखा था, वो ले रखा था लोन, ठीक है ना, उस पेंशन फंड से। जितना भी पेंशन फंड इसको मतलब इसकी कंपनी ओन करती थी, तो उसने 400 मिलियन पाउंड का एक तरीके से घोटाला कर रखा था। और इस कंपनी वेंट बैंकरप्ट, तो उसके मरने के बाद उसकी कंपनी क्या हो गई? बैंकरप्ट हो गई। और जो 1000 एम्प्लॉयज़ थे, हज़ारों एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के अंदर काम करते थे जिनकी पेंशन मर गई, तो इसने उस पेंशन फंड का पैसा सारा खा लिया था, ठीक है ना। जितना भी 400 मिलियन पाउंड पैसा था इसने सब खा लिया था, और इसकी एकदम से मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इसके अंदर क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर्स थे। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक तो ये था कि मैक्सवेल जो आदमी था उसके पास पूरा कंट्रोल था, ठीक है ना। तो जब एक इंसान के पास कंट्रोल होगा सारी चीज़ों का, तो वहाँ पर फ्रॉड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बहुत सारे रोल्स थे, चेयरमैन भी वही था, सीईओ भी वही था, ओनर भी वही था। तो जब सब वही होगा तो वो जाहिर सी बात है अपनी कंपनी के अंदर कोई कुछ भी करे, कोई उससे सवाल करने वाला नहीं होता। दूसरा आता है कि बोर्ड की इंडिपेंडेंस नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। या तो उसके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनएक्टिव थे, या फिर मैक्सवेल के लिए वो लोग लॉयल थे, ठीक है, वो उसका साथ दे रहे थे। और इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ही नहीं जो क्या नाम है इस चीज़ को चैलेंज करता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते तो उस चीज़ का फ्रॉड पहले ही पकड़ा जाता। तीसरा आ गया इसके अंदर वीक इंटरनल कंट्रोल था। इसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई हिसाब नहीं था, वो प्यार से पैसा निकालता था कंपनी से और अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर डालता था, कोई उसको कहने वाला कोई था ही नहीं। और उसने अपने एम्प्लॉयज़ के पेंशन फंड का गलत इस्तेमाल करा, जो भी उनकी रिटायरमेंट सेविंग थी वो बिना किसी परमिशन या डिस्क्लोजर के वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र करता रहा, जिसकी वजह से उसके लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ठीक है ना, उसके और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में उसके मरने के बाद या फिर जब भी ये फ्रॉड सामने आया। ऑडिटर के फेलियर भी इसका एक रीज़न है कि ऑडिटर कोई सा भी फ्रॉड इस चीज़ को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उसके अंदर पुअर ट्रांसपेरेंसी थी। वो सारी चीज़ें चुपके से करता था, कोई चीज़ बाहर बताता ही नहीं था कि मैं ये जो पैसा है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और ना ही कोई इसके अंदर रेगुलेटरी अलर्ट था। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वर अनअवेयर ऑफ द फ्रॉड ऑफ द अंटिल आफ्टर मैक्सवेल डेथ। जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद ये सारे फ्रॉड्स पता लगे हैं, ठीक है ना। और जब तक उसकी मौत नहीं हुई थी तब तक भी उन लोगों को पता ही नहीं था कि उसका फ्रॉड पकड़ा गया, मतलब कि वो कंपनी के अंदर फ्रॉड कर रहा है। देयर वॉज नो यूनिफाइड रेगुलेटरी ओवरसाइट फॉर पेंशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट दैट टाइम। तो उस टाइम पर पेंशन फंड्स और या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ही नहीं एग्जिस्टेंस में। अब इससे गवर्नेंस लेसन क्या मिलते हैं हमें मैक्सवेल के केस से? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी टू मच पावर इन वन पर्सन की, एक इंसान को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि रोल्स अलग अलग होने चाहिए। चेयरमैन अलग इंसान होना चाहिए, हमारी कंपनी का सीईओ अलग इंसान होना चाहिए। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि बोर्ड के लोग उसके लिए मैक्सवेल के लिए लॉयल थे। तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि हमारे बोर्ड के अंदर जो डायरेक्टर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसके ऊपर
पेंशन को देखने के लिए कोई था ही नहीं। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड, हमारे पास ऐसी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड होने चाहिए जो उन चीज़ों पर नज़र रखें। और प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, ऑडिटर जो था नेग्लिजेंट था। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि जो हमारे ऑडिटर होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और हाई क्वालिटी के एक्सटर्नल ऑडिटर्स होने चाहिए। और प्रॉब्लम फिर आई कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी रिपोर्टिंग के अंदर। तो इससे ये सीख मिली कि कंपनी को पूरी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी है, सारी चीज़ें डिस्क्लोजर करना है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कंपनी को करना पड़ेगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े और इसके रिफॉर्म क्या क्या है, इसके बाद जो है बहुत सारे रिफॉर्म आए हमारे यूके के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बाद। एक तो कैडबरी कमेटी बनाई गई थी 1992 के अंदर, जो डायरेक्ट ये मैक्सवेल के केस के फ़ौरन बाद बनाई गई। और बहुत सारे यूके के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड लाए गए, बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया गया, इंटरनल कंट्रोल पर और शेयर होल्डर के राइट्स पर फोकस किया गया। तो कंक्लूजन के अंदर देखें कि तो मैक्सवेल केस हमें क्या क्या सिखाता है कि जब एक इंसान सब चीज़ें कंट्रोल करता है तो क्या होता है, जब बोर्ड वीक होता है तो क्या होता है, और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो क्या होता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, वो मैक्सवेल के केस से। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा एनरॉन कॉर्पोरेशन। एनरॉन कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन एनर्जी कंपनी थी, ठीक है ना, जो कहाँ थी, ह्यूस्टन में थी। ह्यूस्टन कहाँ पर है, टेक्सास में। ठीक है, वंस कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल कंपनी। इसको एक टाइम पर सबसे ज़्यादा इनोवेटिव और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी माना जाता था यूएस के अंदर। ये 2000 में तो फॉर्च्यून 500 के अंदर 7th नंबर पर थी ये कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी इसको माना जाता था, एनरॉन कॉर्पोरेशन को। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या हुआ बेसिकली, तो 2001 के अंदर 2000 तक देखो, सन 2000 तक ये 7th नंबर पर आती थी फॉर्च्यून 500 के अंदर। अब 2001 के अंदर क्या हुआ, एनरॉन जो है कोलैप्स हो गई। ठीक है, किस वजह से, उसके अंदर बहुत बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड एक पकड़ा गया। कंपनी अपना कर्जा छुपा रही थी और अपने प्रॉफिट ज़्यादा बता रही थी अलग अलग कंपनीज़ का इस्तेमाल करके। उसने स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ बना रखी थी, अलग अलग एंटिटीज़ बना रखी थी, जिसको वो मतलब जिससे वो क्या कर रही थी, अपना कर्जा छुपा रही थी और अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बता रही थी। वो ये तो नहीं दिखा रही थी कि हमारे पास लोन है, बल्कि उल्टा प्रॉफिट में अपने आप को दिखा रही थी। तो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने बिलियंस खो दिए और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने अपनी जॉब खो दी और अपनी सेविंग्स खो दी। तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैंडल माना गया हिस्ट्री का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर था। सबसे पहला फेक अकाउंटिंग थी इसके अंदर, एसपीज बना रखी थी इन्होंने, स्पेशल पर्सन आइडेंटिटी बना रखी थी, एंटिटीज़ बना रखी थी। ठीक है, स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ किस चीज़ के लिए, अपने डेट को छुपाने के लिए, है ना। और क्या नाम है, और प्रॉफिट ऐसा दिखाते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा है, तो फेक अकाउंटिंग करते थे ये लोग। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इसके अंदर, क्या था, आर्थर एंडरसन, एनरॉन्स एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑल्सो वर्कड एज अ कंसल्टेंट फॉर एनरॉन कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंटरेस्ट। यानी आर्थर एंडरसन जो थे वही उसके एक्सटर्नल ऑडिटर थे और वही उसी कंपनी के कंसल्टेंट थे। ठीक है ना, तो एंडरसन जो थे इन्होंने पूरी हेल्प करी थी उस फ्रॉड को छुपाने के लिए। उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट नहीं करी, इन्होंने भी उन लोगों का साथ दिया जो क्या नाम है इस कंपनी के फ्रॉड के अंदर शामिल थे। और इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्ड हो गए थे। ठीक है, ये जो शेडी डील थी वो इन चीज़ों को अप्रूव कर रहे थे, यानी कि वो दिखा रहे थे कि ये फेक प्रॉफिट, और वो उस चीज़ को अप्रूव कर रहे थे और इस चीज़ पर कुछ सवाल भी नहीं उठा रहे थे कि भाई तुम पर इतना कर्जा है, तुम वो क्यों नहीं दिखा रहे, या फिर तुम्हारे पास इतना प्रॉफिट कहाँ से आ गया, इतना तो हुआ ही नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर होता उस कंपनी के अंदर तो वो सीईओ को चैलेंज करता, बट इस कंपनी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था। और एग्जीक्यूटिव्स जो थे सारे ग्रीडी थे, लालची थे। इसके अंदर टॉप एग्जीक्यूटिव के अंदर नाम आते हैं जेफरी स्किलिंग और एंड्रयू फेस्टुकेट जी। इन्होंने बहुत सारे मतलब मिलियंस कमा लिए थे अपने खुद के शेयर बेचकर। जब उनको पता था ना कि कंपनी गिरने वाली है तो उन्होंने अपने शेयर बेच दिए और मिलियंस में पैसे कमाए। और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कोई थी नहीं, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग थी। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर कुछ समझ ही नहीं आता था। इन्वेस्टर एंड रेगुलेशन कुडंट अंडरस्टैंड द ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर्स जो थे और जो रेगुलेटर्स थे उनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में समझ में ही नहीं आता था कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब इससे हमें गवर्नेंस के लेसन क्या मिलते हैं एनरॉन के केस से। प्रॉब्लम क्या थी, फेक अकाउंटिंग। तो कंपनीज को कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए, ऑनेस्ट एंड क्लियर। ऑडिटर्स ने फ्रॉड करने में हेल्प करी, तो ऑडिटर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, और ना ही उनके दो रोल होने चाहिए कंपनी के अंदर। तीसरी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, बोर्ड वीक था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ज़्यादातर मॉनिटर डिसीजंस को वो मॉनिटर करें। और मिसयूज़ ऑफ इनसाइडर नॉलेज, इसके अंदर इनसाइडर नॉलेज का मिसयूज़ किया गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन करना चाहिए एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। इसके अंदर कोई विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन नहीं थी, एक प्रॉब्लम है। तो इसका लेसन क्या होता है कि हर कंपनी के अंदर विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है इम्पैक्ट एंड रिफॉर्म आफ्टर एनरॉन। अब जब एनरॉन का स्कैम हुआ तो क्या इम्पैक्ट है, तो SOX एक्ट बना गया। SOX एक्ट क्या आता है, इसकी फुल फॉर्म है सार्बनीज-ऑक्सले एक्ट। ये कब बनाया गया था, 1 साल बाद 2002 के अंदर। ये US गवर्नमेंट ने पास करा था एक्ट, ताकि वहाँ की कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो। इसके अंदर क्या था, CEO और जो CFO हैं वो अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे। और अगर कोई फ्रॉडलेंट रिपोर्टिंग होती है तो उनके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टी का चार्ज लगाया जाएगा। और ऑडिट कमिटीज़ को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएगा और उनको और ज़्यादा पावर दी गई। और ये बोला गया जो भी इंसान विसल ब्लो करेगा उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी सरकार के द्वारा। और रोटेशन ऑफ ऑडिट फर्म आफ्टर अ फिक्स पीरियड, की हर थोड़े टाइम बाद ऑडिट फर्म चेंज की जाएगी अपनी, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेंज किए जाएंगे कंपनी के लिए। अब चेंज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, स्ट्रेंथनिंग फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल, यानी दूसरी चीज़ क्या करी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंदर बहुत सारे चेंज कर दिए ताकि इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो। रिस्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकाल दी ऑडिटर्स के लिए भी और साथ साथ अकाउंटिंग फर्म्स के लिए भी। तो कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, एनरॉन एक बड़ा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कि किस तरीके से फ्रॉड, ग्रीड यानी कि लालच और कमज़ोर गवर्नेंस किस तरीके से टॉप कंपनीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, इस वजह से ये हमें क्या सिखाता है, कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, एथिकल ऑडिटिंग होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और इस स्कैंडल ने पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेंज कर दिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉस को चेंज कर दिया ग्लोबली भी, और एक स्ट्रॉन्गर चेक दे दिया और बैलेंस दे दी है। अब उसके बाद जो आती है वो आती है वर्ल्डकॉम इंक जो कंपनी थी, वर्ल्डकॉम INC एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी USA के अंदर। ठीक है, ये वन ऑफ द सेकेंड लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कंपनी थी अमेरिका में। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो थी AT&T थी, उसके बाद जो कंपनी थी वो थी वर्ल्डकॉम। ये अपने रैपिड एक्सपेंशन के लिए बहुत फेमस थी क्योंकि इसने बहुत सारे मर्जर वगैरह करे थे और MCI को एक्विजिशन कर लिया था, अपनी कंपनी के अंदर मिला लिया था। अब इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या, जब ये इतनी अच्छी कंपनी थी तो 2002 के अंदर वर्ल्डकॉम एडमिटेड ओवर स्टेटिंग इट्स प्रॉफिट बाय ओवर $11 बिलियन। 2002 के अंदर इन्होंने एक दिन आकर क्या बोला कि हमने अपनी उसके अंदर झूठे प्रॉफिट दिखाए। कितने रुपए के झूठे प्रॉफिट दिखाए, $11 बिलियन के। ठीक है ना, और उसी के बाद कंपनी एकदम से क्या हो गई, कोलैप्स हो गई और उसके ऊपर बैंकरप्सी का केस लग गया, मतलब बैंकक्रप्ट हो गई वो कंपनी। ठीक है, और वो उस टाइम की सबसे बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट US हिस्ट्री की बैंकक्रप्सी थी। और उस चीज़ के अंदर क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ लॉस देयर जॉब और इन्वेस्टर्स का बिलियंस का नुकसान हो गया। तो इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर्स क्या क्या थे, सबसे पहले आ गया अकाउंटिंग में फ्रॉड हुआ। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो उसके एक्सपेंसेस थे उसको एज अ इन्वेस्टमेंट शो कर दिया फेक अकाउंटिंग ट्रिक बनाकर। और कंपनी, इससे क्या हुआ, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिख रही थी जबकि वो कंपनी प्रॉफिटेबल थी ही नहीं। और CEO ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। CEO कौन थे, उसके बेर्नार्ड एबर्ट्स थे। उन्होंने खुद बहुत सारे पर्सनल लोन लिए कंपनी से और
कंपनी के फ़ंड को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया और बोर्ड की अप्रूवल भी नहीं ली उस चीज़ के लिए। और बोर्ड ने इसके अंदर तीसरी चीज़ जो आती है कि बोर्ड ने ठीक तरीके से एक्ट नहीं करा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी के वीक थे और जिस तरीके से मॉनिटर करना चाहिए था सीईओ को प्रॉपर्ली, उस तरीके से इन लोगों ने मॉनिटर नहीं करा। और ना ही बोर्ड के मेंबर्स ने सवाल पूछे जब उन्हें लगा था कि सस्पिशियस अकाउंटिंग है, इसके अंदर कुछ गलत लग रहा है तो उनको तो तभी उस जगह पर सवाल करना चाहिए था, बट उन्होंने इस चीज़ पर कोई सवाल नहीं करे थे। ऑडिटर की नेग्लिजेंस भी इसका एक मेन की पॉइंट है कि मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर थे एक आर्थर एंडरसन, जो कि साथ साथ अभी ऊपर जिसके अंदर गए एनरॉन ऑडिटर, ये यानी कि दोनों कंपनी के अंदर ये इंसान फ्रॉड चला रहा था। ये बहुत ज़्यादा तेज़ आदमी था कोई, दोनों कंपनी के अंदर जिसका भी ऑडिटर था दोनों कंपनी इसके अंदर ही स्कैम चल रहा था। इस इंसान ने प्रॉपर इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं करा फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, और इसके अंदर लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल था, जो कि आता है आपका 5वां पॉइंट। इंटरनल ऑडिट टीम जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी, और विसल ब्लोअर जो थी इस कंपनी की सिंथिया कूपर, उन्होंने इस फ्रॉड को पकड़ा और ऑडिटर और बोर्ड ने नहीं पकड़ा। ठीक है, इस कंपनी के अंदर एक इंसान थी सिंथिया कूपर, उन्होंने इस फ्रॉड के बारे में जानकारी दी थी। अब गवर्नेंस लेसन क्या मिलते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर इशू था कि फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रखी थी, उससे ये सीखने को मिला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होने चाहिए। सीईओ क्या कर रहा था, कंपनी का पैसा यूज़ कर रहा था, तो जो सीईओ या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके ऊपर प्रॉपर ओवरसाइट होनी चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनएक्टिव थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, साथ साथ एक्टिव भी होना चाहिए। कोई विसल ब्लोअर पॉलिसी नहीं थी, तो कंपनी के अंदर विसल ब्लोअर पॉलिसी प्रॉपर की होनी चाहिए। और ऑडिटर अपनी ड्यूटी के अंदर फेल हो गए, तो ऑडिटर को भी इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक वही सार्बानीस-ऑक्सले एक्ट बनाया गया था, ये दोनों के बाद बनाया गया था एनरॉन एंड वर्ल्डकॉम स्कैंडल के अंदर। इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई थी वो यही है कि सीईओ और सीएफओ पर क्या करेंगे, पर्सनली सर्टिफाई करेंगे जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और हर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी इसने मैंडेटरी कर दी थी, और विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने की बात करी थी, और फ्रॉडलेंट अकाउंटिंग के लिए पेनल्टीज इस एक्ट के अंदर बताई गई थी। और दूसरा, ऑडिटर्स के लिए टाइट रूल निकाल दिए थे कि ऑडिटर कंसल्टिंग सर्विस नहीं दे सकते अब से कंपनी को, और हर ऑडिट पार्टनर का रोटेशन ज़रूरी है हर थोड़े टाइम बाद की। अगर 1 साल के लिए एक इंसान है तो अगले साल कोई और ऑडिटिंग करेगा उस कंपनी की, एक बंदा हर थोड़े टाइम बाद चेंज होगा। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स को इम्प्रूव करा, बोर्ड की इंडिपेंडेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, इंटरनल कंट्रोल पर और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड पर फोकस किया गया। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि वर्ल्डकॉम एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग और पुअर बोर्ड ओवरसाइट और ग्रीडी लीडरशिप एक अच्छी कंपनी को बर्बाद कर सकती है। इसके अंदर क्या क्या सीखने को हमें मिला कि स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, और अकाउंटेबल बोर्ड एंड सीईओज होने चाहिए। ये केस एनरॉन के आसपास ही हुआ। चेंज हाउ कंपनीज आर गवर्न अराउंड द वर्ल्ड, यानी इन दो चीज़ों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा कोड दुनिया के अंदर लाए और चीज़ें चेंज की गई। अब उसके बाद जो स्कैम आता है वो आता है विवेंडी। विवेंडी क्या थी, एक फ्रेंच मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जो कि मेन फोकस किस पे करती थी, वाटर यूटिलिटी के ऊपर। इसकी सीईओ कौन थी, जेन मेरी मैसियर। ठीक है, विवेंडी ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्लोबल मीडिया जाइंट। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मीडिया जाइंट बन चुका था। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आ गई थी, जैसे यूनिवर्सल म्यूज़िक, कैनल प्लस, और बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस भी इस कंपनी के अंदर थे। अब इसके अंदर क्या हुआ था, तो 2000 के इस चार्ट के अंदर ही विवेंडी के अंदर एक कॉर्पोरेट क्राइसिस आया। अब वो किस वजह से है, इन लोगों ने डेट ले रखा था 35 बिलियन डॉलर का, ठीक है ना, और अपने प्रॉफिट को इन्होंने भी बहुत ज़्यादा दिखा रखा था, और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा इस कंपनी के मिसलीडिंग थे, झूठी चीज़ें दिखा रखी थी। तो जो सीईओ थी जीन मेरी मैसियर, इनको 2002 के अंदर हटा दिया गया, और विवेंडी कंपनी को अपने मेजर एसेट बेचने पड़े ताकि वो कंपनी
चल पाए। ठीक है, इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर क्या थे भिवंडी के अंदर? ओवर एम्बिशियस लीडरशिप थी। जो सीईओ थी मैसियर, उन्होंने स्पेंडिंग स्प्री बाइंग टू मच कंपनीज टू फास्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा एक साथ कर दिया, एक साथ मतलब बहुत आगे बढ़ने की सोची और इतनी सारी कंपनीज एक साथ खरीद ली, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े कर्जे में डूब गई और उनका बिजनेस क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। और मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट इसके अंदर दिखाई गई, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया गया और डेट को छुपाया गया और इन्वेस्टर को मिसलीड किया गया कि मतलब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ तो बहुत अच्छी है, हम तो बहुत फ़ायदा कमा रहे हैं। और तीसरा जो आता है इसके अंदर, बोर्ड का सुपरविजन नहीं था। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, ना ही उन्होंने रोका ना ही उनसे कुछ सवाल किया। जो सीईओ जो थी, वो जो इतनी रिस्की स्ट्रेटजी अपना रही थी, हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई कंपनी खरीद लेती थी, तो इस चीज़ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको नहीं रोका, ना ही कुछ सवाल किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी उनकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होती थी। और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको जब इतना सारा रिस्क पता था, मतलब उन्होंने बिना एनालाइज करे कितना बड़ा घाटा हो सकता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिए। इसके अंदर भी कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं था कि जो मतलब इस तरीके के रिस्क को रिपोर्ट कर पाए या फिर मैनेज कर पाए। पांचवा जो आता है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इन्होंने भी अपनी चीज़ें छुपाई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखाई और डिस्क्लोजर भी इन कंपनी के अनक्लियर थे और शेयर होल्डर को पूरी सही इन्फॉर्मेशन ये कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही थी। अब इससे हमें सीखने को क्या मिला? जब आप एग्रेसिव एक्विजिशन करते हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बोर्ड को क्या करनी चाहिए? एक सस्टेनेबल ग्रोथ करनी चाहिए। ठीक है, उसको सबका सोच के चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ ही जाऊँ आगे किसी न किसी तरह। ठीक है, और फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग, यानी कि फाइनेंशियल चीज़ें गलत गलत दिखाई, ट्रांसपेरेंट नहीं थी चीज़ें, ऑनेस्ट डिस्क्लोजर नहीं करा, सारी चीज़ें झूठ झूठ दिखाई। बोर्ड भी बहुत ज़्यादा वीक था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने नहीं कोई सवाल करा, ना ही उन्हें रोका। सीईओ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट से अपना दिमाग चलाती थी और मतलब इतनी सारी कंपनी उसने एक्वायर्ड कर ली थी। तो इससे क्या सीखने को मिला कि पावर जो है वो शेयर होनी चाहिए, किसी भी एक इंसान के पास पावर नहीं रहनी चाहिए। और इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा खराब था, जिससे हमें सीखने को मिलता है हमारी कंपनी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए और रिफॉर्म क्या आए? तो जीन मैरी मैसियर जो थी, उनको फाइन दिया गया और उनको कन्विक्टेड कर दिया गया फ्रांस से, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर को मिसलीड करा गया। ठीक है, और विवेंडी कंपनी के साथ क्या हुआ? उस कंपनी का अपना रिस्ट्रक्चर करना पड़ा और कंपनी वो बेच दी गई ताकि उस कंपनी का डेट कम हो जाए। और इसके बाद बहुत सारे गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के रूल इम्प्रूव किए गए। ब्रॉडर इम्पैक्ट इसका क्या हुआ? द विवेंडी क्राइसिस पुश फ्रांस एंड यूरोप टू स्ट्रेंथन। विवेंडी के बाद फ्रांस और पूरा यूरोप ही एक तरीके से स्ट्रेंथन हो रहा था। वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था, ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट भी देखी जा रही थी, बोर्ड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क ओवरसाइट भी साथ साथ हो रहा था। अब कंक्लूजन इसका समझें तो क्या था? विवेंडी का फेलियर हमें क्या शो करता है? हाउ अ रिपोर्टिंग कैन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय अ लार्ज कंपनी, हाउ अ डिसऑनेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जब आप किस डिसऑनेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो और मतलब आपका सीईओ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बोर्ड वीक होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? आपकी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे हमें क्या सीखने को मिलती है कि लीडरशिप बैलेंस होनी चाहिए, अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव होने चाहिए कंपनी के। ठीक है, अगर दिस केस लेड टू बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म अक्रॉस फ्रांस एंड द यूरोप। इसने पूरे यूरोप और फ्रांस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स को अच्छे करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब लेहमन ब्रादर का केस आता है। लेहमन ब्रादर क्या आता है? लेहमन ब्रादर वो द ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म। क्या थी? एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म थी जो कहाँ थी? यूएसए के अंदर थी। किस किस काम को करते थे? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे और एसेट मैनेजमेंट और बहुत सारे और काम भी करते थे। तो 2008 के अंदर क्या हुआ? लेहमन को बैंक करप्ट हो गया, ठीक है, और इनके ऊपर कितने $1 बिलियन एसेट का वो था? $600 बिलियन, ठीक है ना। तो ये इसको बहुत बड़ी इसको सबसे बड़ी बैंकरप्सी माना गया यूएस की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा बैंकरप्ट कोई भी नहीं हुआ था। तो अब इसके अंदर क्या गलत हुआ था? जो लेहमन जो थे वो
बहुत ज़्यादा मॉर्टगेज लोन उन्होंने ले रखा था, और वो जो इट वाज यूज्ड कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव बोरोइंग व्हेन द हाउसिंग मार्केट कोलैप्स इन 2007 लेहमन कुड नॉट पे इट डेट। जब उसकी हाउसिंग कमेटी मार्केट जो थी वो जब कोलैप्स हुई 2007-8 के अंदर, तो जो उन्होंने डेट ले रखा था वो उस डेट को चुका नहीं पाए। ठीक है, द यूएस गवर्नमेंट डिड नॉट बेल इट आउट एंड देन फर्म कोलैप्स, और तो यूएस गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट नहीं करा, जिस वजह से वो कंपनी कोलैप्स हो गई सितंबर 2008 के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ठीक है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर फेलियर क्या क्या थे लेहमन ब्रदर के। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले रखा था, ये बहुत ज़्यादा इनका फाइनेंशियल रिस्क था प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। सब प्राइम मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ ले रखी थी जो बाद के अंदर किसी काम की नहीं रहीं, और बोर्ड की ओवरसाइट बहुत ज़्यादा वीक थी। उन लोगों ने भी सवाल नहीं करा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा जो भी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, और हाई लेवरेज ले रखा थे उन्होंने, यानी कि हर $1 के बदले वो कितने डॉलर लेते थे, $30। ठीक है ना। दिस मेड द कंपनी वेरी फ्रेजाइल, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए और अपने लॉसेस को हैंडल नहीं कर पाए। कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटिंग ट्रिक्स यूज़ करते थे जैसे रेपो 105 अपने डेट छुपाने के लिए और बैलेंस शीट अपनी अच्छी दिखाने के लिए, और इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया जाता था। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कंपनी के अंदर कोई रिस्क कंट्रोल नहीं था। इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट वाज वीक एंड इग्नोर बाय लीडरशिप, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वीक था और जो लीडर्स थे वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। वार्निंग फ्रॉम रिस्क ऑफिसर वर ऑफन ओवररिडन और इग्नोर्ड, और जो वार्निंग आ रही थी रिस्क ऑफिसर से वो क्या कर रहे थे, कंपनी के लीडर्स इग्नोर कर रहे थे। तो इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज़ बनाते हो तो वो आपको नहीं बनानी चाहिए, आपको लिमिट में चीज़ें करनी चाहिए। अगर रिस्क टेकिंग भी कर रहे हो तो वो भी लिमिट में हो। इंटरनल कंट्रोल को वीक नहीं होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी का अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इस कंपनी का ख़राब था तो कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग होनी चाहिए। बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं थी तो कंपनी इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली नॉलेजेबल डायरेक्टर। इस कंपनी के डायरेक्टर्स को कोई फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा थी नहीं। शॉर्ट टर्म फोकस नहीं करना चाहिए कंपनी को, उनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसके, लेहमन कोलैप्स ट्रिगर्ड द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इनके चक्कर में 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उनकी मेन वजह एक ये भी थे, मिलियंस ने अपनी जॉब खो दी, अपने घर खो दी, अपनी सेविंग्स खो दी, जिनके चक्कर में मेजर फाइनेंशियल रिफॉर्म लाए गए पूरी दुनिया के अंदर, जिनके अंदर था डॉड फ्रैंक एक्ट जो कि यूएसए के अंदर आया था 2010 के अंदर। ये इसका एम क्या था कि रिस्क कम हो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। इसके अंदर बिग बैंक्स के लिए इसने बड़े सख्त रूल निकाले, स्ट्रेस टेस्ट किया और कैपिटल रिक्वायरमेंट देखे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाले गए, और डेरिवेटिव्स पर बहुत ज़्यादा ओवरसाइट किया गया, और ग्लोबल गवर्नेंस चेंजेस आए बहुत ज़्यादा। बेसल 3 नॉर्म फॉर बेटर कैपिटल एडिक्वेसी एंड रिस्क कंट्रोल और बेटर कैपिटल एडिक्वेसी के लिए बेसल 3 नॉर्म्स निकाले गए। ठीक है, बोर्ड क्या बन गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव और रिस्क अवेयर बन गया। मोर फोकस ऑन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनल ऑडिट, यानी ज़्यादा फोकस किस पर किया जाने लगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी पर और इंटरनल ऑडिट पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। कंक्लूजन देखें तो लेहमन ब्रदर क्यों फेल हुआ था, सबसे ज़्यादा तो रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे थे, गवर्नेंस अच्छी नहीं थी और अकाउंटिंग में झूठ दिखाते थे। इट शो द वर्ल्ड दैट बिग फर्म कैन फॉल इफ़ बोर्ड कांट एक्ट। अगर ये क्या दिखाता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढंग से एक्ट नहीं करते तो इतनी बड़ी कंपनी भी इस तरीके से चूरमचूर हो सकती है। ठीक है ना। एंड इफ़ कंपनीज हाइड द ट्रस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर, अगर कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर सही से काम नहीं करते और कंपनी झूठ बोलती है चीज़ें, तो इस तरीके से कंपनी का कोलैप्स होना बनता ही है। द कोलैप्स चेंज फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसके चक्कर में भी बहुत सारे फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज चेंज किए गए दुनिया भर के अंदर। अब उसके बाद जो आती है वो आती है आपकी कैडबरी
कैडबरी कमेटी यूनाइटेड किंगडम के अंदर बनाई गई थी 1991 के अंदर। इसके चेयरपर्सन कौन थे? सर एड्रियन कैडबरी। ठीक है ना, एक ब्रिटिश के बिजनेसमैन थे और इसका मेन गोल था कि वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा किया जाए यूके की कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्कैंडल हो चुके थे। एक मैक्सवेल का हो गया, एक बीसीसीआई का हो गया, एक पॉलीपैक का भी वहाँ पर स्कैम फ्रॉड हो चुका था। ठीक है, अब ये क्यों बनाए गए? क्योंकि लेट 90s 80s और अर्ली 1990s के अंदर यूके के अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट फ्रॉड हो चुके थे और बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो चुके थे। वहाँ पर बोर्ड ओवरसाइट बहुत ज़्यादा पुअर थी, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक था और कंपनीज झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रही थी। ठीक है ना, इस चक्कर में चीज़ कमेटी बनाई गई। तो इससे क्या हो गया था, इन्वेस्टर्स ने अपना भरोसा खो दिया था कंपनी पर और कोई भी किसी भी कंपनी पर वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है ना, तो इस टाइम पर कंपनीज़ को कैसा होना था? अकाउंटेबल होना था और ट्रांसपेरेंट होना था। तो कंपनीज़ को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सर एड्रियन कैडबरी कमेटी बनाई गई। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कैडबरी कमेटी का? रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, की जितने भी इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट वापस लाया जाए। ठीक है ना, और बोर्ड के अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि अब कोई बोर्ड की वैल्यू नहीं थी इससे पहले। ठीक है ना, कोई भी आता था इतना बड़ा फ्रॉड करके चला जाता था। और प्रमोट हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स, की ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स के हाई स्टैंडर्ड क्रिएट किए जाएं बिजनेस के अंदर। तो कैडबरी कमेटी ने की जो रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर बोर्ड ऑफ इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग एरिया दे रखे और उनकी रिकमेंडेशन दे रखे हैं कि किन चीज़ों के बारे में इसने क्या बोला। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में इसने क्या बोला कि हर कंपनी के अंदर इफेक्टिव बोर्ड होना चाहिए जो उस कंपनी को लीड करे और उस बिज़नेस को कंट्रोल करे। और चेयरमैन एंड सीईओ के बारे में क्या बोला कि चेयरमैन कंपनी का अलग इंसान होना चाहिए और कंपनी का सीईओ अलग इंसान होना चाहिए, ताकि एक जगह पावर कंसंट्रेट ना ही रहे। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में क्या बोला था कि कंपनी के अंदर कम से कम 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड के अंदर। और ऑडिट कमेटीज़ के बारे में क्या बोला कि हर कंपनीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और टाइम टू टाइम सबमिट होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कंपनी ने बोला कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रेगुलरली रिव्यू किया जाना चाहिए, उसको बार बार देखा जाए हर थोड़े टाइम बाद। ठीक है ना, इम्पैक्ट क्या आया? द रिपोर्ट लेड टू द फर्स्ट कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर पहला एक ऐसा मतलब जो चीज़ थी जो लाई गई, यहीं से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टार्ट हुई, क्योंकि इतने सारे स्कैम हो चुके थे। तो कैडबरी कमेटी से एज अ स्टार्ट ये सब चीज़ें हुई। ठीक है ना, इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द लेटर यूके कोड्स। फिर बाद में भी इसके अंदर अलग अलग यूके के कोड्स बनाए गए, जैसे कंबाइंड कोड था 1998 के अंदर, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड था। ठीक है, और बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज बनाए गए वर्ल्ड वाइड, जैसे OECD प्रिंसिपल, और इंडिया के अंदर क्लॉज 49 है। ठीक है ना, वो भी कैडबरी रिपोर्ट से क्या है, कनेक्टेड है हमारा। ठीक है, और सेबी की जो LODRs की रेगुलेशंस हैं वो भी हमारी कैडबरी कमेटी रिपोर्ट से रिलेटेड हैं। अब इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रेलिवेंस क्या है? ठीक है, द कैडबरी रिपोर्ट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? हमारी कैडबरी रिपोर्ट थी। उसने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए, जैसे कि कंपनीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, पावर सब लोगों की सेपरेट होनी चाहिए, कंपनीज़ के अंदर ज़रूरी ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दीज आइडिया आर नाउ कोर एलिमेंट, और यही आइडिया आज के टाइम में क्या है, कोर एलिमेंट माने जाते हैं एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दुनिया भर के अंदर। तो कंक्लूजन के अंदर जो हम देखें, जो कैडबरी कमेटी 1992 के अंदर बनाई गई थी, उसने चीज़ें चेंज करने की किस तरीके से कंपनी को चलना चाहिए। इसने दुनिया को सिखाया कि गुड गवर्नेंस प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, की अगर कंपनीज़ के अंदर अच्छी गवर्नेंस होगी तो वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। और इंडिपेंडेंट चेक एंड बैलेंसेस आर नेसेसरी, की मतलब हर कंपनी पर इंडिपेंडेंट चेक और बैलेंस होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी होगी तो उसके चक्कर में आपको इन्वेस्टर पर आपका भरोसा बनेगा।
बनेगा, ठीक है ना, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा आप पर, क्या नाम है, इन्वेस्टर्स का। इट इज़ स्टिल सीन एज माइलस्टोन, ये आज के टाइम में भी इसको माइलस्टोन्स माना जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री के लिए। अब उसके बाद जो SOX 2002 था, सर्बनीज़-ऑक्सले एक्ट 2002, वो US के अंदर फेडरल लॉ के अंदर पास किया गया 2002 के अंदर। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ताकि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अच्छी हो। इसको किसके ऊपर नाम दिया गया था? सेनेटर पॉल सर्बनीज़ एंड रिप्रेजेंटेटिव माइकल ऑक्सली, इन दोनों के नाम पर सर्बनीज़-ऑक्सली एक्ट बनाया गया, ठीक है। अब इसको क्यों बनाया गया था? SOX वॉज पास्ड आफ्टर मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल, क्योंकि इतने सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल हो चुके थे, एनरॉन, वर्ल्डकॉम, टाइको, बहुत सारे स्कैम हो चुके थे। तो इन कंपनीज़ ने बहुत बड़े लार्ज स्केल पर अकाउंटिंग फ्रॉड करे थे, जिससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ था बिलियन के अंदर, ठीक है, और लोगों का भरोसा उठ गया था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, ठीक है। इस वजह से इसको बनाया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट स्ट्रेंथन हो और फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इसके अंदर की प्रोविजंस क्या थे? सेक्शन 302 था। इन्होंने क्या बोला था? CEO और CFO जो है वो पर्सनली सर्टिफाई करें किस चीज़ को, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो एक्यूरेट है या नहीं। ये कौन खुद पर्सनली सर्टिफाई करेगा? CEO एंड CFO। सेक्शन 302। सेक्शन 404 क्या बोलता है? कंपनी मस्ट असेस एंड रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कंपनी असेस करेगी और रिपोर्ट करेगी जितने भी उसके इंटरनल कंट्रोल हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, उस चीज़ को। और सेक्शन 201 क्या बोलता है? ऑडिटर जो है कंपनीज़ के, वो उसी कंपनी को कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेक्शन 301 क्या बोलता है? पब्लिक कंपनीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी मैंडेटरी है। सेक्शन 806 क्या बोलता है कि अगर कोई उस कंपनी के बारे में विसल ब्लोअर करेगा तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी जो उस फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करेगा, ठीक है। सेक्शन 808 ने पेनल्टीज़ बताई कि अगर कोई इंसान अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर गड़बड़ी करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं, उसके लिए क्या सज़ा है। तो अब उससे क्या सुधार है? तो SOX से पहले क्या था कि CEO जो थे अकाउंटेबल नहीं थे। SOX के बाद अब उनका हर चीज़ सर्टिफाई करनी पड़ेगी और अगर वो धोखाधड़ी करते हैं तो उसके बदले में पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी, जो भी वो फ्रॉड करते हैं। उससे SOX से पहले इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक था। अब कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, ठीक है। ऑडिटर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, बट अब क्या हो गया? ऑडिटर क्या हो गया? फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गए। प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी विसल ब्लोअर्स को, मगर इसके बाद लीगल प्रोटेक्शन दी गई जो उस रॉन्ग डूइंग के बारे में बताएगा। और बोर्ड क्या थे? पैसिव थे। बट अब क्या हो गया? इसके बाद एक्टिव हो गए, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटीज़ बनाई गई। इम्पैक्ट क्या हुआ? रिस्टोर्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को लाया गया वापस, और कंपनी की कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इंक्रीज़ की गई। जो छोटी फर्म थी स्पेशली, उनकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इंक्रीज की गई। और इसने और भी कंट्रीज़ को इंस्पायर किया, जैसे कि इंडिया की, वो अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉस को अच्छा करें। अब क्रिटिसिज्म क्या था कि इसके अंदर कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा दी गई थी स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी के, तो ये इसका वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है। और पेपर वर्क और रिपोर्टिंग पर बहुत ज़्यादा बर्डन इस चीज़ ने कर दिया था, ठीक है। सम से इट लेट फॉर फ्यूअर कंपनीज गोइंग इन पब्लिक इन द US। और कोई ये कहता है कि ये सिर्फ हर कंपनी पर अप्लाई नहीं हुआ, ये सिर्फ किसी कंपनीज पर ही अप्लाई हुआ। तो कंक्लूजन क्या है कि सर्बनीज़-ऑक्सले एक्ट जो था 2002 के अंदर, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म को लेकर। इसने CEO को बहुत अकाउंटेबल बना दिया, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी अच्छी कर दी और फ्रॉड के चांसेस कम कर दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और फाइनेंशियल मार्केट को इसने बहुत बड़े मेजर स्कैंडल से बचाया। अब उसके बाद जो आता है लास्ट, वो आपके आते हैं OECD के प्रिंसिपल। OECD की फुल फॉर्म क्या आती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल बॉडी थी जिसके अंदर 38 मेंबर कंट्रीज थी, जिसके अंदर USA, UK, जर्मनी, फ्रांस और जापान भी आती हैं। तो OECD क्या प्रोवाइड करती है? पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो और गुड गवर्नेंस हो, ठीक है।
अब OECD के प्रिंसिपल क्या हैं, ये पहले 1999 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, फिर इनको रिवाइज किया गया 2004 के अंदर, और सबसे लास्ट 2015 के अंदर इनको अपडेट किया गया है। ठीक है ना। दीज प्रिंसिपल आर इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनको एज ए इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ये किसको हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को, कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को और स्टेक होल्डर्स को, कि वो अंडरस्टैंड करें और इम्प्लीमेंट करें अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। मेन पर्पस क्या है इसका, कि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो, फेयरनेस प्रमोट हो, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट हो, शेयर होल्डर के प्रोटेक्ट किया जाए और स्टेक होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है ना। इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है ना। 6 OECD के प्रिंसिपल क्या हैं, सबसे पहले आता है इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यानी कि लॉ एंड रेगुलेशन शुड सपोर्ट गुड गवर्नेंस। जो भी लॉ एंड रेगुलेशन होने चाहिए वो गुड गवर्नेंस को फॉलो करें। ठीक है। और द राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, यानी कि सारे शेयर होल्डर, माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, सबके पास इक्वल राइट होने चाहिए। तीसरा क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट एंड इंटरमीडियरीज, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। ये क्या होने चाहिए, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर हैं वो लोग हर मामले के अंदर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबली वो लोग एक्ट करें। द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताया गया कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, एक एम्प्लॉय, क्रेडिटर्स या फिर कम्युनिटी, उनके राइट की हमको रिस्पेक्ट करनी है, उनको हमें पूरे राइट्स देने हैं। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, कंपनी सारी चीज़ें एक्यूरेट बताओ, टाइमली इन्फॉर्मेशन दे। और डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी की बोर्ड शुड गाइड द कंपनी, मॉनिटर मैनेजमेंट एंड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है। अब ये हाईलाइट दे रखी है हर प्रिंसिपल की। ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं। इफेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या था, कि लीगल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग बोर्ड, एनफोर्समेंट एंड फेयर रूल्स होने चाहिए। शेयर होल्डर को राइट देती है, राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर एंड मार्केट इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कि एथिकल बिहेवियर हो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके द्वारा। और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में बोलती है, कि एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर एंड सोसाइटी के इंपॉर्टेंस को बताती है, और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है। और CSR के बारे में भी ये बात करते हैं OECD के प्रिंसिपल। ट्रांसपेरेंसी के बारे में बोला कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ओनरशिप का स्ट्रक्चर भी, बोर्ड प्रैक्टिसेस भी एंड रिस्क एंड गवर्नेंस पॉलिसीज़ भी। छठी जो आती है बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करेंगे और मेंटेन करेंगे एथिक्स एंड कंप्लायंस। उसके बाद आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि दिस प्रिंसिपल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस कोड इन मैनी कंट्रीज। ये बहुत सारी कंट्रीज़ के गवर्नेंस कोड का फाउंडेशन बना, और इंडिया को भी इसने बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करा। जैसे सेबी LODR रेगुलेशन भी इसके तहत बनी, क्लॉज 49 भी, और कंपनीज एक्ट 2013 भी इससे रिलेटेड बना। और कंपनीज़ को इसने इन्वेस्टर का ट्रस्ट और गेन करने में हेल्प करा, फ्रॉड रिस्क कम करने में हेल्प करा, और रेपुटेशन इम्प्रूव करने में भी मदद करा। तो कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, ठीक है नहीं, इसने ये ग्लोबल गोल्डन रूल दे दिए कंपनी ने, कि ताकि वो इस प्रिंसिपल ने, कि ताकि कंपनी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल वे में वर्क करें। इन्होंने बता दी कि बोर्ड, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर सबके क्या राइट हैं, सबकी क्या ड्यूटीज हैं, सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर में यूनिट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए।